डियर स्टूडेंट्स, मैंने अपने लास्ट लेक्चर में आपको रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट में डिफरेंस पढ़ाया था। आज हमारा जो अगला टॉपिक है इस चैप्टर का वो है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। इसके साथ में एक और टर्म आती है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, ये एक टर्म और है रेट ऑफ रिएक्शन। जब हम एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब टाइम का रेगुलर मतलब 10-10 मिनट्स का गैप रखें टाइम में, या 20-20 मिनट्स का गैप रखें, यानी रेगुलर टाइम इंटरवल रखते हुए रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्ट को क्या करते हैं, हम कैलकुलेट करते हैं। तो दैट इज नोन एज एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। उसको हम क्या कहते हैं, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्ट इन अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। यानी आपको टाइम में जो डिफरेंस है वो कैसा रखना है, रेगुलर रखना है। सपोज आप पहली बार आपने रिएक्शन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन निकाला 10 मिनट्स के बाद, तो अगली बार जब आप रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करेंगे तो आपको कितना लेना, 20 मिनट, यानी दोनों में कितना का डिफरेंस हो गया, 10 का डिफरेंस हो गया। तो हम उसको कहते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। और जब आप किसी भी टाइम पे, यानी आप टाइम की परवाह किए बिना 10 मिनट बाद पहले निकाला आपने रेट ऑफ रिएक्शन, फिर 12 मिनट्स के बाद निकाला, फिर 30 मिनट्स के बाद निकाल लिया, तो जब कोई भी टाइम नहीं है, आपके पास कोई टाइम की लिमिट नहीं है, किसी भी टाइम पर आप जब रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करते हो ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन आप कैलकुलेट करते हो, तो हम उसको करते हैं इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है एट एनी टाइम, किसी भी समय पर जब आप रेट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करोगे तो वो क्या कहलाएगा, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। और जब आप एक रेगुलर टाइम इंटरवल पर रेट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करोगे तो हम उसको क्या बोलेंगे, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बोलेंगे। यहाँ पर मेरे पास एक रिएक्शन है N2 प्लस थ्राइस ऑफ H2 कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म ट्वाइस ऑफ NH3। ये रेट ऑफ रिएक्शन है। ये एक रिएक्शन मैंने लिखी है जिसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में कंबाइंड होकर अमोनिया बना रहे हैं। अब आपको इसमें सबका कंसंट्रेशन दिया जाता है कि इतने नाइट्रोजन है, इतना हाइड्रोजन लिया है, और आपको रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ नाइट्रोजन निकालना है, या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन निकालना है, या रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ क्या निकालना है, अमोनिया निकालना है। तो इसके लिए एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का पहले मैं आपको फार्मूला बता दूं। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के लिए फार्मूला होता है इनिशियल कंसंट्रेशन, माइनस का साइन लगेगा, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और डिवाइडेड बाय, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है मुझसे, यहाँ पर हमारा आएगा फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन, फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल भी आप ले सकते हैं। यहाँ पर डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे, चेंज इन टाइम। अब यहाँ पर फाइनल कंसंट्रेशन हमेशा कम रहेगा और इनिशियल कंसंट्रेशन क्या रहेगा, ज्यादा, क्योंकि इनिशियल यानी शुरुआत में कंसंट्रेशन हमेशा ज्यादा होता है, और जैसे जैसे टाइम पास होता है वैसे वैसे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता जाता है, तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम होता जाता है, यानी फाइनल कंसंट्रेशन क्या रहेगा, कम। तो फाइनल में से जब इनिशियल को माइनस करेंगे तो आंसर हमारा माइनस में आएगा, और माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, प्लस। तो आपकी एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन किस में आएगी, प्लस में आएगी। ठीक है, तो ये एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करने का फार्मूला है कि फाइनल कंसंट्रेशन में से हमें माइनस का साइन लगाना है आपको, क्योंकि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ डिक्रीज होता है। तो यहाँ पर जो नेगेटिव साइन है वो डिक्रीज को इंडिकेट करता है। तो फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम, तो वो आपका क्या आ जाएगा, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन आएगा। अब मैंने यहाँ पर आपके सामने जो इक्वेशन लिखी हुई है, अगर आपसे कोई कहे कि आप रेट ऑफ फॉर्मेशन डिसअपीयरेंस ऑफ नाइट्रोजन कैलकुलेट करो, तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ नाइट्रोजन के लिए मैं क्या लिखूंगी, R इक्वल टू माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, अगर आपसे किसी ने बोला कि नहीं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन, कि हाइड्रोजन कितनी तेजी से कम हो रहा है, वो आपको निकालना है, तो R इज इक्वल टू माइनस 1/3 इंटू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, टाइम। ये जो रिएक्शन है ये 3 मोल्स के लिए दी हुई है,
और हमको 1 मोल के लिए निकालना रहता है, इसलिए इसका कोफिशिएंट कहाँ चला जाएगा, डिनोमिनेटर में चला जाएगा। ठीक है, जो भी कोफिशिएंट होता है वो डिनोमिनेटर, क्योंकि 3 मोल्स के लिए रेट ऑफ रिएक्शन इतनी है तो 1 मोल के लिए रेट ऑफ रिएक्शन कितनी रहेगी, तो इसका जो डिनोमिनेटर है वो कहाँ पर आ जाएगा, इसका जो कोफिशिएंट है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। उसी प्रकार अगर आपसे बोले कि नहीं रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया बताओ कि अमोनिया कितनी स्पीड से बन रहा है, तो उसके लिए फिर आप क्या लिखोगे, R इज इक्वल टू 1/2 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन अमोनिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये दोनों जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन थे ये यहाँ पर क्या थे, रिएक्टेंट थे। एक बात आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जब भी आपको एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी है या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट और रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट निकालना हो, तो ये जो कोफिशिएंट होते हैं वो डिनोमिनेटर में जाएंगे, एक पहली बात। दूसरी बात, आपको रिएक्टेंट के केस में हमेशा माइनस का साइन यहाँ पर लगाना है। और चेंज इन कंसंट्रेशन में आप क्या लिखोगे, फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन। आपको यहाँ पर टाइम दिया हुआ रहेगा, उसको पुट करना है, तो माइनस माइनस मिलकर के आ जाएगा प्लस, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसकी वैल्यू क्या आएगी आपकी, पॉजिटिव आएगी। पॉजिटिव मतलब रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, इस तरह से जो है आप एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पर ये रिएक्शन लिखने का मकसद ये था, मुझे ये बताना था आपको कि यहाँ पर कोफिशिएंट जो होगा वो डिनोमिनेटर में जाएगा और रिएक्टेंट के केस में आपको नेगेटिव साइन पुट करना है जो डिक्रीज को इंडिकेट करता है, और प्रोडक्ट में कोफिशिएंट जो है वो तो डिनोमिनेटर में जाएगा लेकिन साइन कौन सा आएगा, प्लस का, क्योंकि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या होता है, इंक्रीज होता है। और इसके बाद मैंने आपको इसके पहले इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन बताई थी। उसका मतलब होता है कि आप रिएक्टेंट या प्रोडक्ट दोनों में से किसी के भी कंसंट्रेशन में चेंज को आप किसी भी टाइम पर कैलकुलेट करते हो, तुरंत कैलकुलेट करते हैं, हाथों हाथ कैलकुलेट करते हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। जब इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कर रहे हो आपने चेंज इन टाइम में बहुत कम डिफरेंस है, यानी आपका डेल टी इज वेरी स्मॉल, बहुत कम है, टाइम इंटरवल में चेंज क्या है, बहुत कम है, तो उस समय ये जो आपका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर हो जाता है, या इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है वो एवरेज ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल हो जाती है। कब, जब चेंज इन टाइम का जो वैल्यू रहेगा वो बहुत छोटा रहेगा, यानी टाइम कम रहेगा, बहुत कम रहेगा चेंज इन टाइम, तो उस समय इंस्टेंटेनियस रेट और एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर होंगे। यहाँ पर मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ, उसको आप देखिए कि हम उसमें से कैसे निकालेंगे। एक डीकम्पोजिशन ऑफ N2O5 है, डीकम्पोजिशन ऑफ N2O5, N2O5 डीकम्पोज होता है NO2 में और प्लस O2 में। इस इक्वेशन को हम देखें तो यहाँ पर ट्वाइस ऑफ NO2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाफ O2 हो जाएगा। जब आपने इसका इनिशियल कंसंट्रेशन N2O5 को आपने 2.33 m से क्या करा था, शुरू किया था। ठीक है, कितना इनिशियल कंसंट्रेशन आपने कितना लिया था, 2.33 m, और उसका 184 मिनट्स के बाद 184 मिनट्स के बाद जो कंसंट्रेशन ऑफ N2O4 हो गया वो 2.08 m हो गया। कितना हो गया, 0.8 m हो गया, है ना। तो ये इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है, 2.33 m है, और ये फाइनल कंसंट्रेशन है N2O5 का कितना है, 2.08 m है, और आपसे कहा गया कि इसका एवरेज रेट निकालो। यहाँ पर आप देख लो N2O5 के सामने कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 1। इसका मतलब यहाँ पर कुछ नहीं लिखा, मतलब 1 मोल है, तो हमको इसमें कोफिशिएंट को ऐसे 1 के डिनोमिनेटर में ले जाने की जरूरत नहीं है। हम सीधे क्या लिखेंगे, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, क्या कहा था हमारा, फाइनल कंसंट्रेशन कितना था, 2.08 था, तो यहाँ पर पहले बात हम माइनस का साइन लगाएंगे क्योंकि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है, तो 2.08 माइनस यहाँ पर ये कितना है आपका फाइनल इनिशियल कंसंट्रेशन 2.33, इसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, डिवाइडेड बाय 184 मिनट है। अब 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड होता है, तो 184 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 184 मल्टीप्लाइड बाय 60, 606 हो जाए 24, 6 8 48, तो कितना 56 बन जाए 6, तो 5 कितना हो जाएगा 11। तो यहाँ पर आपका जो टाइम होगा वो किसमें आ जाएगा, सेकेंड में।
अब यहाँ जब आप इसको माइनस करोगे तो 2.33 में से 2.08 को हम माइनस करेंगे तो 13 माइनस 8 इक्वल टू कितना हो जाएगा 5, ये कितना हो जाएगा 2, ये 0, यानी 0.25 बचेगा। तो माइनस 0.25 अपॉन में कितना हो जाएगा 11040, माइनस माइनस मिलकर के आ जाएगा प्लस, यानी 0.25 डिवाइडेड बाय 11040। तो इस तरह से जो भी आपका आंसर आएगा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन वो मोल, लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स में इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं जब हमको इनिशियल कंसंट्रेशन और फाइनल कंसंट्रेशन और टाइम दिया हो। कई बार यहाँ पर आपको जैसे मिनट दिया हुआ है तो आपसे बोलेंगे रेट ऑफ रिएक्शन को सेकंड में कैलकुलेट करो, रेट ऑफ रिएक्शन को आवर में कैलकुलेट करो। तो आप लोगों को मिनट को किस में कन्वर्ट करना है, सेकंड में, और मिनट को आपको किस में कन्वर्ट करना है, आवर्स में कन्वर्ट करते हुए आप इस तरह से एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये था आपका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, यानी किसी भी टाइम पे आप रेट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करिए। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मैं यहाँ पर आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन समझाने से पहले मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगी रेट लॉ एक्सप्रेशन। रेट लॉ एक्सप्रेशन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए यहाँ पर मैं लिखूंगी आपको रेट लॉ एक्सप्रेशन। व्हाट डू यू मीन बाय रेट लॉ एक्सप्रेशन? यहाँ मैंने एक इक्वेशन लिखी है। जब आप किसी भी रिएक्शन की रेट को इक्वेशन के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कोई रेट रिएक्शन परफॉर्म हो रही है और आपको उसकी डेफिनेशन ना बोलते हुए आपको उसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देना है, तो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देने के लिए हम इक्वेशन की हेल्प लेते हैं। तो जब रेट ऑफ रिएक्शन को हम इक्वेशन के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो रेट लॉ एक्सप्रेशन कहलाता है। क्या कहलाता है आपका? रेट लॉ एक्सप्रेशन। जब हम इक्वेशन को रिएक्शन को इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो आपका क्या कहलाता है? रेट लॉ एक्सप्रेशन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल इधर देखिए, m moles of A combined with n moles of B and give C plus D। यहाँ पर A और B रिएक्टेंट है और C और D क्या है? प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट के कितने मोल्स? m मोल्स। प्रोडक्ट के कितने मोल्स? n मोल्स। रिएक्टेंट B के कितने मोल्स है? n मोल्स। ये आपस में रिएक्ट करके C और D बना रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन सिखाया था, तो मैंने उसमें कहा था कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को निकालने के लिए जो रिएक्टेंट्स होते हैं या जो भी प्रोडक्ट होते हैं उनके सामने जो कोफिशिएंट लिखा रहता है, जो उनके नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वो डिनोमिनेटर में चले जाते हैं। लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या रेट लॉ एक्सप्रेशन में इस तरह से नहीं होगा। यहाँ पर A का कोफिशिएंट m है और B का कोफिशिएंट क्या है? n है। आपको मैंने ये भी पढ़ाया कि किसी भी रिएक्शन की जो रेट होती है वो उसके रिएक्टेंट्स के कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होती है, यानी R विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, एक रिएक्टेंट कौन है? A और दूसरा रिएक्टेंट कौन है? B। अब A के कोफिशिएंट जो है m वो पावर में चले जाएंगे, B का कोफिशिएंट भी कहाँ चला जाएगा? पावर में। तो R इक्वल टू प्रोपोर्शनल का साइन हटाऊंगी तो रेट कांस्टेंट आ जाएगा। तो A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ M इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर क्या हो जाएगा? n हो जाएगा। तो ये जो इक्वेशन अपनी आई है R इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर M इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B टू द पावर n, दिस इक्वेशन इज नोन एज रेट लॉ एक्सप्रेशन। और जब आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना रहता है तो हम रेट लॉ एक्सप्रेशन इसी लिखेंगे और उसके आधार पर हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन का क्या मीनिंग हुआ? द इक्वेशन विच इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द रेट ऑफ रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन की रेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जब इक्वेशन बनाते हैं या रेट ऑफ रिएक्शन को इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो आपका क्या कहलाती है? रेट लॉ एक्सप्रेशन कहलाती है। यहाँ पर m मोल्स ऑफ A और m मोल्स ऑफ B आपस में कंबाइन होकर C और D बना रहे हैं, तो R विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर m इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B टू द पावर n। तो R इज इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर m इंटू B टू द पावर क्या हो जाएगा? n। एवरेज रेट में ये जो कोफिशिएंट होते हैं वो डिनोमिनेटर पे जाते हैं, लेकिन रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो कोफिशिएंट रहेंगे वो कंसंट्रेशन की पावर में रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये जो इक्वेशन आपके सामने यहाँ लिखी है इसको हम कहते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन।
अब यहाँ पर अपन अपने पहले टॉपिक पे आते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। यहाँ पर कंसंट्रेशन A की पावर m है और बी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर क्या है, n है। तो कंसंट्रेशन टर्म्स की पावर का जो सम आएगा इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन, दैट इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज सम ऑफ पावर्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज इन अ रेट लॉ एक्सप्रेशन। एक रेट लॉ एक्सप्रेशन में रिएक्टिंग स्पीसीज की पावर्स का सम क्या कहलाएगा, आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यानी ये सपोज मेरी रिएक्शन थी तो मेरे को इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, ये मेरा रेट लॉ एक्सप्रेशन में इसमें रिएक्टिंग स्पीसीज की पावर क्या है, m है और क्या है, n है। तो दोनों की पावर का जो सम आएगा, एडिशन आएगा दोनों की पावर का, वो क्या कहलाएगा, आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन क्या हो गई, इट इज द सम ऑफ पावर्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टिंग स्पीसीज इन अ रेट लॉ एक्सप्रेशन। एक रेट लॉ एक्सप्रेशन में ऑर्डर ऑफ सम ऑफ द पावर्स का जो सम होगा उसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलेंगे। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर टाइप्स ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। टाइप्स ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, टाइप्स ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस कितने प्रकार की होती है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस जो होती हैं वो 6 to 7 टाइप्स की होती हैं। सबसे पहला है आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। सेकंड आता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन, फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन, फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन। और लास्ट है आपका सूडो ऑर्डर रिएक्शन, सूडो ऑर्डर या सूडो मॉलिक्यूलर भी बोलते हैं इसको, सूडो ऑर्डर या सूडो मॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो इस तरह से जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो 6 टाइप्स की होती हैं। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन और सूडो ऑर्डर रिएक्शन। आज यहाँ सबसे पहले मैं लेने जा रही हूँ आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन को समझाने से पहले अपन छोटा सा एग्जांपल लेंगे। 11th क्लास में जब हम प्रैक्टिकल करते थे तो बेसिक रेडिकल की टेस्ट में जीरो ग्रुप में अमोनियम आता था, NH4 पॉजिटिव आता था। इसकी टेस्ट के लिए हम क्या करते थे, ओरिजिनल पाउडर जो भी आपको प्रोवाइड किया जाता था उसमें कंसंट्रेटेड NaOH एक्सेस में लेकर, उस मतलब ज्यादा मात्रा में लेकर, और हम उसको क्या करते थे, हीट करते थे। लेकिन हमारी जो टीचर होती थी वो हमको कहती थी कि हीट करने से पहले अपने पास साइड में कंसंट्रेटेड HCl और उसके अंदर एक रॉड डीप करके रख लो, है ना। क्यों ऐसा बोलते थे, क्योंकि जब आप ओरिजिनल पाउडर में कंसंट्रेटेड NaOH डालोगे तो आप उसमें अमोनिया गैस निकलेगी। उस अमोनिया गैस को के मुंह पर जब आप कंसंट्रेटेड HCl से भीगी हुई रॉड लेकर आओगे तो उस रॉड के आसपास धुआं निकलने लगेगा। क्यों, क्योंकि जब अमोनिया गैस निकलती है तो वो रॉड पर लगे हुए HCl के साथ रिएक्शन करके NH4Cl बनाती है और वो NH4Cl हमको व्हाइट फ्यूम्स के रूप में दिखाई देता है। किसके रूप में दिखाई देता है, व्हाइट फ्यूम्स के रूप में दिखाई देता है। मैं आपको एग्जांपल बता रही, NH4 पॉजिटिव में ओरिजिनल पाउडर में कंसंट्रेटेड NH डालकर हमको क्या करना रहता है, उसके माउथ पर रॉड कंसंट्रेटेड HCl में डीप की हुई रॉड को रखना पड़ता है। क्योंकि अमोनिया गैस HCl से रिएक्शन करके NH4Cl बनाती है जो व्हाइट फ्यूम्स के रूप में बाहर निकलती है। अब जब आपके पास एक्सटर्नल आता है और आपसे कहता है कि भैया मेरे को तू HCl बना के बता, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना के बता, और वो अपने पास से आपको हाइड्रोजन और क्लोरीन देता है। आपको अपने पास से एक्सटर्नल ने हाइड्रोजन गैस दी, लिक्विड और क्लोरीन दी, आपसे बोला कि आप जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना के लाओ। तो आप क्या करोगे, आपको पता है हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में रिएक्शन करके क्या बना लेंगे, ट्वाइस ऑफ HCl। आप एक्सटर्नल के पास जाके बोलोगे सर ये बन गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो वो आपसे क्या बोलेंगे, जाओ एक रॉड लेकर आओ और अमोनिया की बोतल लेकर आओ। तो आप उस HCl में रॉड डालकर जब अमोनिया की बोतल पर ले जाओगे और व्हाइट फ्यूम्स नहीं निकलती, इसका मतलब आपने जब हाइड्रोजन और क्लोरीन को आपस में मिक्स किया है
तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं बना है। अगर बनता तो डेफिनेटली अमोनिया के कांटेक्ट में आने के बाद अमोनियम क्लोराइड निकलता, व्हाइट फ्यूम्स निकलते। फिर आप सर से क्या एक्सक्यूज करोगे कि सर आपने बहुत कम कम दिया था हमको, तो सर आपको बीकर भर भर के देंगे, जा ये दोनों बीकर ले लो, दोनों बीकर कूल, आप वापस उसको करोगे कुछ नहीं होगा। फिर आप रॉड HCl लाओगे, रॉड लाओगे, उसको डीप करोगे, कोई व्हाइट फ्यूम्स आपको दिखाई नहीं देगी। कहने का मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में मिला तो रहे हो आप, पर रिएक्शन नहीं हो रही है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं बन रहा है। फिर आपको एक्सटर्नल जो आपके हैं वो आपसे कहेंगे कि आप एक काम करो, इन दोनों को मिला दिया, अब इसको उठाकर आप सनलाइट में रख आओ। कहाँ पर रखे? सनलाइट में, बाहर सूरज की रोशनी में सनलाइट में रखकर आ जाओ, जब तक अपना पूरा प्रैक्टिकल का काम निपटा लो। और आप पूरा प्रैक्टिकल निपटाने के बाद जब उसको सनलाइट में से निकाल कर लेकर आएंगे, धूप में से हटाकर लेकर आएंगे, फिर आप रॉड डीप करके उसको अमोनिया बॉटल के ऊपर ले जाएंगे, तो आपको बकायदा उसमें व्हाइट फ्यूम्स निकलती हुई दिखाई देगी। इस एक्सपेरिमेंट से या इस एग्जाम्पल से क्या कंक्लूजन निकला है कि हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में होने वाली जो रिएक्शन है उसकी जो रेट है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रही है। शुरुआत में आपने थोड़ा सा हाइड्रोजन, थोड़ा सा क्लोरीन लिया, बाद में बहुत सारा हाइड्रोजन लिया, बहुत सारा क्लोरीन लिया, पर दोनों केस में आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं मिल रहा था, है ना? क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में होने वाली जो रिएक्शन है उसकी रेट उनके कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रही थी, वो डिपेंड कर रही थी सनलाइट पर। किस पे डिपेंड कर रही थी? सनलाइट पर। उसी प्रकार अगर आप एक पौधे को बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड देते जाओ, बहुत सारा वाटर देते जाओ, लेकिन उसको आप अंधेरे कमरे में रखोगे तो उसमें कोई प्रोग्रेस नहीं होगी, या उसमें जो भी प्रोग्रेस होगी बहुत कम होगी। क्या कारण है उसका? क्यों? उसको आप कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यानी फोटोसिंथेसिस के लिए जो रॉ मटेरियल है वो तो आप दे रहे हो, लेकिन उस रिएक्शन को इनहैंस करने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को आपस में रिएक्ट कराने के लिए जो सनलाइट क्लोरोफिल एब्सॉर्ब करता है वो सनलाइट आप उसको प्रोवाइड नहीं कर रहे हो। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है उसमें वो रेट ऑफ रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर पर डिपेंड नहीं कर रही है, वो किस पे डिपेंड कर रही है? सनलाइट पर डिपेंड कर रही है। तो इस तरह की जो रिएक्शंस होती हैं जिनमें रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टिंग स्पीसीज पर डिपेंड ना करते हुए किस पर डिपेंड करता है? सम अदर फैक्टर लाइक प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की इंटेंसिटी है, सनलाइट है ना, और प्रेशर है, टेम्परेचर है, इन सारी बातों पर जब डिपेंड करती रेट ऑफ रिएक्शन तो हम उसको कहते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्या कहते हैं? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस in which the rate of reaction does not depend on concentration of the reacting species but depends on some other factors like temperature, pressure, presence of catalyst, sunlight, intensity of the ultraviolet radiation. So all these such type of the reactions are known as zero order reaction. मैंने यहाँ पर आपके सामने लिखा कि आपको हाइड्रोजन और क्लोरीन जीरो ऑर्डर रिएक्शन के मैं आपको एग्जांपल बता रही हूँ। हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में होने वाली रिएक्शन सनलाइट HNu यानी सनलाइट पे डिपेंड करती है, तब जाकर ट्वाइस ऑफ HCl बनता है। उसी प्रकार अगर आपको अमोनिया को तोड़ना है तो जब तक आप प्लैटिनम और 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर नहीं रखेंगे तो अमोनिया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में डिकम्पोज नहीं होगी। उसी प्रकार अगर आपको हाइड्रोजन आयोडाइड को तोड़ना है तो जब तक आप इसको गोल्ड सरफेस प्रोवाइड नहीं करोगे ये H2 और I2 में डिसोसिएट नहीं होगी। तो यहाँ पर ये जो मैं आपके सामने रिएक्शंस लिखी हैं इसमें एक रिएक्शन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन पे डिपेंड कर रही है, दूसरी कैटलिस्ट और टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है, तीसरी कैटलिस्ट पे डिपेंड कर रही है। तो ये जितने भी एग्जांपल मैंने आपके सामने लिखे हैं दे ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ द जीरो ऑर्डर रिएक्शन इन विच द रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टिंग स्पीसीज बट डिपेंड्स ऑन सम अदर फैक्टर्स लाइक अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, टेम्परेचर एंड प्रेशर। So such type of reactions are known as zero order reaction. Students, it is sufficient for today. Thank you very much.